नमस्कार सभी को। मार्केट दिस वीक के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की अगर हम मार्केट की बात करें तो गिरावट ज़रूर रही, लेकिन अगर शेयर बाज़ार में काम करना है तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करना पड़ता है। तभी जाके आपका एक ट्रस्ट बनता है कंपनीज़ में और आप उनके शेयर्स बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो और अपनी वेल्थ को बनाते हो और बढ़ाते हो। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट रहा। हालांकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही अगर हम कुछ पिछले हफ्तों की बात करें तो समझेंगे ये चीज़। उसी के साथ जैसे कि आप जानते हो मार्केट दिस वीक में हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। बने रहिए आप मेरे साथ। आइए मिलकर सीखते हैं। शुरू करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में करीब करीब 2.5% की गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप में करीब करीब 8% के आसपास की गिरावट रही। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गिरावट रही वो रही निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में। मुझे पर्सनली लगता है कि जो PSU बैंक्स के शेयर प्राइसेस हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपने विचार लिखकर बताइएगा कि PSU बैंक्स क्या अभी सस्ते हैं या और सस्ते होने वाले हैं। मार्केट की जो ये पूरी गिरावट रही इसके पीछे मुझे लगता है 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो है Q2 अर्निंग्स को लेकर कुछ कंपनियों से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी जिनके रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े से कम आए। दूसरा कारण US का इलेक्शन जो हमारे सर पर है, तो यहाँ पर जो भी रिटेल निवेशक थे जिनके भी पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, उन्होंने कुछ प्रॉफिट्स अपने बुक किए और मुझे लगता है वो बिल्कुल समझदारी का काम है, बहुत ही सही काम किया है उन्होंने। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मार्केट में एंट्री नहीं की है वो लोग भी अभी डर के बैठे हुए हैं। पहले वो सोच रहे थे शेयर महंगे हैं, हमें नहीं खरीदने हैं। इस हफ्ते उनकी विचार ऐसे ही थे कि शेयर यहाँ से शायद और सस्ते मिल सकते हैं तो हमें तब खरीदने। खैर ये तो अपना निजी ओपिनियन है। मुझे लगता है इस मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में थी अच्छे कंपनियों में। अब जब बात आती है अपॉर्चुनिटी की तो कुछ लोग अलग अलग कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कंपनियां ऐसी होती है जो शायद पोर्टफोलियो के लायक नहीं होती है। मैं यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करना चाहूँगा वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन को लेकर काफ़ी लोग पूछते हैं बहुत ही सस्ता शेयर है, पेनी शेयर है, इसे हम बाय करके रख देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आगे चल के लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बन जाएगा और हम मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा लेंगे। सोचिए इतना आसान होता तो हर इंसान वोडाफोन के शेयर्स बाय कर रहा होता, ना कि केवल आप। यहाँ पर कुछ नंबर्स, कुछ रिपोर्ट कार्ड जो है वोडाफोन का वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना पसंद करूँगा। अब आ रही है आपके स्क्रीन के सामने Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 के कुछ नंबर्स, जिसको मैंने कंपेयर किया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 जो ये पिछला क्वार्टर गया है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो ये क्वार्टर है उसको हम कंपेयर करेंगे अप्रैल मई जून के क्वार्टर के साथ। तो APRPU की बात करें तो वहाँ पर एक स्लाइड सा इजाफा है। सब बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गिरावट है। एवरेज डेटा यूजेज बाय ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, जिसमें केवल 3G और 4G का डेटा आता है, वहाँ का अगर बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट है। 4G सब्सक्राइबर बेस, ये बहुत ही देखने वाली बात है कि 4G सब्सक्राइबर बेस है वो कंपनी का बड़ा है, 104 मिलियन से 106.1 मिलियन पर पहुँचा है। डेप्थ की बात करें तो वहाँ पर स्लाइड सी एक गिरावट है जो कि एक अच्छी बात है। एवरेज मिनट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं है। टोटल डेटा वॉल्यूम 2G 3G और 4G को कंबाइन कर देखें तो उसमें यहाँ पर गिरावट आई है। तो जैसे कि आप जानते हो कि स्टॉक के साथ मैं अपना ओपिनियन भी हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर बात करें मेरे अपने ओपिनियन की तो मुझे नहीं लगता ये कोई पोर्टफोलियो स्टॉक है इस समय पर भी। भले ही रिजल्ट्स में थोड़े कितने इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं हमें, लेकिन चैलेंजेस इस कंपनी के लिए आगे बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन ना होनी चाहिए कि इस कंपनी को जीने भी ना दिया जाए और मरने भी ना दिया जाए। तो इसीलिए मैं यही मानता हूँ कि पोर्टफोलियो में रखने के लिए फ़िलहाल ये कंपनी का स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक रिस्क टेकर हो, आपका एक बड़ा इक्विटी का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 15 से 20 लाख रुपए का, और आपने 1000-1500 रुपये के वोडाफोन के शेयर खरीद के रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप एक रिटेल निवेशक हो और अगर आप सोचते हो कि केवल वोडाफोन का स्टॉक ले ले और मल्टीबैगर के सपने देख लो, तो मुझे लगता है उसमें आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हो। तो पोर्टफोलियो में आखिर किसे रख सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी L&T के बारे में। और L&T की अगर हम बात करें तो इसी हफ्ते में L&T ने अपने रिजल्ट्स को भी पब्लिश किया और L&T के रिजल्ट को एक बार कंपेयर करते हैं सितंबर क्वार्टर के साथ, यानी कि सितंबर 2019 के क्वार्टर के साथ, और उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के साथ भी, यानी कि अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था उसमें रिजल्ट्स कैसे थे। तो पहले हम बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, सितंबर 2019 की और सितंबर 2020 की। सेल्स में अगर आप देखोगे तो गिरावट है। अगर आप टोटल इनकम की बात करोगे तो वहाँ पर भी गिरावट है। अगर आप नेट प्रॉफिट जो सबसे मुख्य चीज़ है उसे देखोगे तो वहाँ पर इजाफा है। 2730 करोड़ के ये आंकड़े थे सितंबर 2019 में,
5,870 करोड़ से ऊपर के नंबर्स पब्लिश किए हैं L&T ने सितंबर 2020 की अगर हम बात करें। पिछले क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करें सेल्स को तो वहाँ पर इजाफा है। यहाँ पर अगर टोटल इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी इजाफा है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भयंकर इजाफा है। और पिछले क्वार्टर में एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। अब ये जो क्वार्टर है यानी कि अगस्त सितंबर वाला, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, वहाँ पर पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो स्लो डाउन होते दिखा। यानी कि जो भी लेबर्स थे, L&T के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चालू थे वहाँ पर वो लौटते हुए दिखे, ताकि काम एक रफ्तार पकड़ सके, स्पीड पकड़ सके। हालांकि कुछ मेट्रो के प्रोजेक्ट्स अभी तक उस पर स्टे लगी हुई है, तो उनका इम्पैक्ट L&T पर ज़रूर आया हुआ है। लेकिन शेयर प्राइस को अगर आप देखो तो काफ़ी डिस्काउंट, काफ़ी सस्ते रेट पे आपको मिल रहा है। सस्ते रेट पे इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि PE काफ़ी इसका अभी सस्ता है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो करीबन 2% का डिविडेंड यील्ड रखता है। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? 875, 880, 890 इस रेंज में आकर दोबारा 980, 990 के रेंज में जाता है। तो अगर आपको स्विंग पसंद है तो आपके लिए ये पर्टिकुलर अच्छी एंट्रीज हो सकती है 870, 880 रुपये की। उसके बाद 965, 970 रुपये के आसपास आपको एग्जिट लेना है। L&T जैसे स्टॉक में ये रिटर्न्स मॉडरेट, मैं समझता हूँ कि मॉडरेट है, लेकिन मॉडरेट रिटर्न्स ही L&T जैसे स्टॉक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टेबल कंपनी है। ऐसा नहीं होगा ये 500 रुपये हो जाएगा इसका शेयर, 400 रुपये हो जाएगा। गवर्नेंस बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज भी मुझे लगता है ये कंपनी किंग है, और ये पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए एक रिटेल निवेशक का। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्विंग ट्रेडर तो अगर आप 880, 890 के आसपास लेते हो, 960, 970 में बेच देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हो जो SIP करना चाहता है, ऐसी कंपनी ढूंढ रहा है अपने पोर्टफोलियो के लिए जहां पर वो धीरे धीरे शेयर्स एक्यूमुलेट करे, तो बिंदास L&T में वो जा सकता है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है। इस प्राइसेस पर जहाँ पर आपको मिल रहा है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। यहाँ से 12-13% का मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है L&T में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आप CAGR बेसिस पर भी उतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रिजल्ट्स के साथ साथ L&T ने 18 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कंपनी करीबन 30 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, लेकिन डिविडेंड अमाउंट थोड़ा कम डिक्लेयर किया है कंपनी ने। लेकिन मुझे पर्सनली से कोई शिकायत नहीं है। शायद ये पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करे, जो फ्यूचर के लिए इस कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो 5 नवंबर की रखी गई है। अब कब मिलेगा आपको डिविडेंड, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिविडेंड डेट्स क्या होती है और कब आपको डिविडेंड मिलता है। छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर उससे मिल जाएगी। तो चलिए एक और स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखने के काबिल है, जिसका नाम है SBI लाइफ। देखिए, अगर हम अपने कंट्री की इस समय ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसका योगदान बहुत ही बड़ा है। अब उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूँगा ICICI प्रू लाइफ के साथ, और कंक्लूजन में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अब ये पिक्चर आ रही है आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर अगर आप जो ये पिंक कलर देख रहे हो ये SBI लाइफ इंश्योरेंस का कलर है, और जो ये डार्क ग्रे देख रहे हो ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। अब अगर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ इन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बेहतर है। न्यू बिजनेस मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर बेहतर है। लेकिन एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस बाजी मार जाता है। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है, इंश्योरेंस कंपनी भी इसी का एक पार्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी असेट क्वालिटी चैलेंजेस या तो क्रेडिट क्वालिटी रिस्क नहीं होती है, कि काफ़ी असेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में डेफिनेटली पैसा निवेशक का बन सकता है। अब यहाँ पर बात आती है SBI लाइफ में डालें कि ICICI प्रू में डालें, तो मुझे एक स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहद पसंद है। आप एक काम कर सकते हो, 10 शेयर आप ले सकते हो SBI लाइफ इंश्योरेंस के, और 10 शेयर आप ले सकते हो ICICI प्रू लाइफ के भी। इससे क्या होगा कि करीबन 7,000 आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे SBI लाइफ में, और करीबन 4,000 आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे ICICI प्रू में। तो ये एक डिसेंट रेशो है। इस रेशो के मदद से आप आगे भी इस चीज़ को स्टेप अप कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो पोर्टफोलियो में इसी रेशो में, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही रहना है। और इसी तरीके से मुझे लगता है जैसे ये दोनों कंपनियां अपने ग्रोथ को एक्सपोज करेंगी, एक्सप्रेस करेंगी अपने शेयर प्राइस के रूप में, तो आपके अच्छे अच्छे रिटर्न्स ज़रूर बनने और वहाँ पर प्रॉफिट बुक ज़रूर कर दीजिएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं पूरे सेक्टर की, जो है ऑयल और गैस का। देखिए, काफ़ी शेयर्स अगर आप देखोगे ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर भयंकर तरीके से पिट चुके हैं।
अब हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि इनको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पैकेज मिलने वाला है $300 बिलियन का 2030 तक, जहां पर ये जो पूरा पैकेज है ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के दौरान इन्हें ये पूरा पैसा मिलेगा। और ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट 300 बिलियन की है 2030 तक इन्हें डिप्लॉय करनी है ताकि बढ़ती हुई डिमांड को ये मीट कर सके। भारत सरकार की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। ये न्यूज़ जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो बहुत ही काम की न्यूज़ है। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए शेयर कर दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर दीजिए। वहाँ पर भी मैं अच्छे स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट्स अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको जिससे अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो ये था कुछ आज के इस वीडियो में मार्केट दिस वीक के एपिसोड में। आपके कुछ प्रश्न हैं, कोई भी सजेशंस है, नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप अपस्टॉक्स के माध्यम से अकाउंट खोल सकते हो, जहाँ पर आपको बेहतरीन ऑफर्स का लाभ भी हो जाएगा और 30 दिनों तक आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके, आपको हमेशा ये जानकारी प्राप्त हो सके। हमेशा की तरह अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।